जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों, अंतिम ब्रह्मास्त्र क्रश कोर्स लॉन्च हो गया है। अगर आप टीजीटी पीजीटी का दोस्तों अंतिम दौर की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। इस कोर्स में आप मात्र 599 में एडमिशन ले सकते हैं, है ना। बहुत ही अच्छा कोर्स है। तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने मित्रों तक एक बार शेयर कर दें। और जिन मित्रों को दोस्तों इस क्रश कोर्स में एडमिशन लेना है, वो आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। अपना रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। जिन भी साथियों को इस लाइन में इस कोर्स में दोस्तों अध्ययन करना है, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस आज ही ऐप डाउनलोड कर लें और वहां पर इस कोर्स में एडमिशन लेकर के अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको बताना है सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है, किस श्रेणी की रचना है, बताइए। सबसे पहले तो ये है कि सरोज स्मृति के जो रचनाकार हैं, सरोज स्मृति के रचनाकार कौन है। उत्तर होता है दोस्तों निराला। उत्तर होता है निराला, सरोज स्मृति के रचनाकार हैं। अब आपको पता होगा कि ये ब्रह गीत है, शोक गीत है, प्रेम गीत है या फिर बाल गीत है। सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है, इसको आपको बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। सरोज स्मृति किस दोस्तों श्रेणी की रचना है, ये आपको बताना है। और सीधा उत्तर जाएगा, ये क्या है, शोक गीत। ये क्या है, शोक गीत। यानी कि आपका जो 2 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सरोज स्मृति ये शोक गीत है, ठीक है। बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है। कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है, बताएं। कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या माना जाता है। और ये कामायनी है, और कामायनी दोस्तों महाकाव्य है ना। इसके प्रथम सर्ग, इसमें 15 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग का शीर्षक आपको बताना है, तब आपका उत्तर हो जाता है चिंता, है ना। तुलसीदास किसकी काव्य रचना है, तुलसीदास किसकी काव्य रचना है, जल्दी से आपको चयन करना है। तुलसीदास किसकी काव्य रचना है, फटाक से बताएं। तुलसीदास काव्य रचना के रचनाकार कौन माने जाते हैं, इसका उत्तर आपको लिखना है। देखते हैं कौन सही उत्तर बता रहा है। और दोस्तों तुलसीदास काव्य के जो रचनाकार हैं वो सही बताया है कि सर ये जो काव्य रचना है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि आपका 1 नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 नंबर जिन्होंने बताया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी दोस्तों रचना है ना। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा युग सबसे महत्वपूर्ण है, हिंदी भाषा की मानकीकरण की दृष्टि से बताना है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर। जल्दी से आपको बताना है दोस्तों। हाँ, यहां से पढ़ना है अपन को। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा, बताएं। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा है, यहां से अपना अध्ययन चालू होना है दोस्तों आज। छायावाद को प्रगीतों का अध्ययन किसने कहा, दिनकर ने, अज्ञे, हरिऔध या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा, ये आंसर बताइए सभी लोग। इसका आंसर आपको चयन करना है। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा, ये दोस्तों आपका न्यू क्वेश्चन यहां से चालू होगा आज का, ठीक है। और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सर छायावादों को प्रगीतों का आंदोलन कहा है किसने, दिनकर जी ने। यानी कि आपका जो 1 नंबर है, 1 नंबर वो बिल्कुल सही है। ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। गद्य को जीवन संग्राम की भाषा किसने कहा, गद्य को जीवन संग्राम की भाषा किसने कहा, निराला, अज्ञे, हरिऔध या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। गद्य को जीवन संग्राम की भाषा किसने कहा है, ये 748 का उत्तर आपको चयन करना है। और आंसर आपका सही हो जाएगा। गद्य को जीवन संग्राम की जो भाषा कहा है वो किसने कहा, 748 का क्वेश्चन आपको बताना है। और सीधा आंसर आपका जाएगा दोस्तों कि गद्य को जीवन संग्राम की भाषा कहा किसने, निराला ने। किसने कहा है,
निराला ने, यानी कि आपका 1 नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, निराला ने कहा है दोस्तों, है ना। 1 नंबर जिन्होंने बताया है बिल्कुल राइट आंसर है। आचार्य शुक्ल की समीक्षा दृष्टि मूलतः किससे प्रभावित है? आचार्य शुक्ल की समीक्षा दृष्टि मूलतः किससे प्रभावित है? सूरसागर से, पद्मावत से, रामचरितमानस से, या फिर विनय पत्रिका से? बताएं, आचार्य शुक्ल की समीक्षा दृष्टि मूलतः किससे प्रभावित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार आया भी है। आचार्य शुक्ल की समीक्षा दृष्टि मूलतः किससे प्रभावित है? इसका आंसर बताना है, तो आंसर कैसा हो जाएगा? इसका आंसर कैसे हो जाएगा? आपको पता है दोस्तों कि रामचंद्र जो शुक्ल हैं, ये रामचरित की जो समीक्षा दृष्टि है दोस्तों, ये रामचरितमानस से प्रभावित मानी जाती है। कई बार ये क्वेश्चन आया है। 3 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय समीक्षा का जनक इनमें से कौन है? और ऐसे कितने साथी हैं जिनको दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में मात्र 15 दिन के लिए दोस्तों, जो लास्ट है ना, एग्जाम के लास्ट वाला जो दोस्तों कोर्स है उसमें एडमिशन लेना है। ऐसे सभी साथी कोर्स में एडमिशन लेकर के अध्ययन कर सकते हैं, है ना। और भारतीय समीक्षा का जनक इनमें से कौन है? भरत मुनि है, राजशेखर है, मम्मट है, या फिर विश्वनाथ है? तब आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजशेखर। राजशेखर यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है। भारतीय समीक्षा का जनक कौन है? उत्तर हो जाएगा राजशेखर। बी नंबर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिमकिरीटनी किसकी रचना है? हिमकिरीटनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, हरिऔध, बालकृष्ण शर्मा नवीन, या फिर सोहन लाल द्विवेदी? हिमकिरीटनी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर आपको चयन करना है ना। तो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। और दोस्तों ऐप में आप क्या कर सकते हैं? ऐप में दोस्तों आप बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। हिमकिरीटनी आपको बताना है, हिमकिरीटनी ये किसकी रचना है ना। तो सभी लोगों को पता है हिम तरंगणी और हिमकिरीटनी। तो हिमकिरीटनी दोस्तों ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। हिमकिरीटनी के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, यानी कि आपका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही है। ए नंबर राइट है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, या फिर जयशंकर प्रसाद? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार आपको चयन करना है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, इसके रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, या फिर जयशंकर प्रसाद? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दें। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं एग्जाम में, तो इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है और सीधा उत्तर आपका जाएगा जयशंकर प्रसाद। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, यानी कि आपका उत्तर 4 नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। 4 आपका राइट आंसर है दोस्तों। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर मधुर दोस्तों वेदना की अभिव्यक्ति अधिक है? बताइए, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की दोस्तों मर्माभिव्यक्ति अधिक है? तो किसमें है? पंत में, महादेवी वर्मा, निराला, या फिर जयशंकर प्रसाद? छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? ठीक है, जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। और सभी साथी, मैं बोलता हूं कि लास्ट के जो आपके 10-15 दिन बचे हैं दोस्तों, इस 15 दिन का आप उपयोग करिए। इस 15 दिन के लिए मैंने एक क्रैश कोर्स बनाया है कि इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है, इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं, है ना, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, इसको मैंने एक कोर्स में रखा है। मात्र 599 का एक कोर्स रखा है। इस कोर्स में आप एडमिशन लेकर के इस कोर्स में मात्र 15 दिन में सार्थक बना सकते हैं अपनी पढ़ाई को। आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो एक बार इस 599 के कोर्स में आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका जो दोस्तों परीक्षा के लिए जो आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें और यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर यानी कि बी नंबर आपका सही है। निराला की अंतिम कविता कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। निराला की अंतिम कविता आपको चयन करना, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति, या फिर पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है? निराला की अंतिम कविता
कौन सी है? निराला की अंतिम कविता कौन सी है? सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है ना? तो निराला की अंतिम कविता आपको बताना है कौन सी है। राम की शक्ति पूजा, है ना? राम की शक्ति पूजा। नेहा रानी जी, आप ऐप डाउनलोड कर लेना सेल्फ स्टडी क्लासेस, वहां पर से आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो निराला की अंतिम कविता के रचनाकार आपसे पूछा गया, सॉरी, अंतिम कविता कौन सी है ये आपसे पूछा गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, यानी कि आपका 4 नंबर डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? दीपशिखा, यामा, निहार या फिर रश्मि? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा माना जाता है दोस्तों, बताएं कौन सा माना जाता है? आपको बताना है, सभी लोग चयन जरूर करते रहिए, है ना? और ठीक है, यहां पर आपको उत्तर बताना है। और दोस्तों उत्तर क्या है? उत्तर क्या है ना? यहां पर महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन और प्रथम दोस्तों जो माना जाता है ना, वो कौन सा है? निहार, है ना? प्रथम इनकी जो काव्य रचना है दोस्तों वो कौन सा है? निहार। निहार को माना जाता है, यानी कि आपका जो 3 नंबर है दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, काव्य संकलन निहार, वेरी गुड। 3 नंबर। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है दोस्तों, आपने पढ़ा है संस्कृत के 4 अध्याय। और संस्कृत के 4 अध्याय कब पढ़ना है? संस्कृत के 4 अध्याय दिन में पढ़ना है। संस्कृत के 4 अध्याय कब पढ़ना है? दिन में पढ़ना है। तो दिनकर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दिन में पढ़ना है तो दिनकर। ठीक है, वेरी गुड, सभी लोगों को धन्यवाद। संस्कृति के 4 अध्याय हमें दिन में पढ़ना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है, बोले सर दिनकर लगा दो इसमें, तो आपका जो 4 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, तो छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है दोस्तों? छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? इसका उत्तर बताना है। पल्लव, लहर, कामायनी या फिर झरना? छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? इसका उत्तर आपको बताना है। और सीधा आपका आंसर आया है झरना। और झरना के रचनाकार कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, झरना यानी डी नंबर आपका राइट है। कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? संस्मरण है, उपन्यास है, काव्य है या फिर निबंध है? कला और बूढ़ा चांद ये किस विधा की रचना है? इसका उत्तर आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे। संस्मरण, उपन्यास, काव्य या फिर निबंध? कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। अच्छा आंसर आपका हो जाएगा। बोले सर कला और बूढ़ा चांद ये क्या है? ये काव्य है। अब दोस्तों यहां से एक और बनता है कि इस कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? इस कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? जल्दी से चयन करना है, लाइक कर दीजिए सभी लोग, और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ये कला और बूढ़ा चांद ये पंत की रचना है। और पंत का दोस्तों एक काव्य रचना है। और इसको जो है 1960 में क्या मिल गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया था पंत जी को, कला और बूढ़ा चांद के लिए, है ना? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश, ये काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है। किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है बताना है। पल्लव का, राम की शक्ति पूजा, मोह का, चांद का मोह टेढ़ा या फिर कामायनी का? दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश काव्य कृति का दोस्तों किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य माना जाता है? ये आपको चयन करना है। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देना, अपने मित्रों तक शेयर करते रहना। और साथियों यहां पर दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कामायनी। कामायनी यानी कि आपका जो डी नंबर है ये 4 नंबर आपका बिल्कुल कामायनी का है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर।
ये आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। अगला है सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? बताइए, पंत की वो रचना कौन सी है जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो या फिर छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? ये आपको बताना है ना, जल्दी से बताना है। तो सुमित्रानंद पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। सभी लोग लाइक करेंगे। और दोस्तों 599 का जो निचोड़ कोर्स है आपके लिए, निचोड़ इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स है दोस्तों, परीक्षा के लिए अंतिम प्रहार, परीक्षा का अंतिम ब्रह्मास्त्र जो कोर्स है, उस कोर्स में एडमिशन जिनको भी लेना है वो आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। और ये मात्र 599 का कोर्स है। सुमित्रानंद पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया? तो इस पल्लव को कहा गया। और पल्लव ये दोस्तों पंत की प्रसिद्धि का आधार है। पल्लव का रचना काल क्या है ये आपको कमेंट में लिखना है, जल्दी से लिखो। मैं उस जनपद का कवि हूं, काव्य रचना किस कवि की है? मैं उस जनपद का कवि हूं, ये काव्य रचना किस कवि की है? नागार्जुन की, रांगे राघव की, त्रिलोचन या फिर केदारनाथ अग्रवाल की? मैं उस जनपद का कवि हूं, काव्य रचना किस कवि की है? जल्दी से आपको बताना है। नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन या फिर केदारनाथ अग्रवाल की? और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बताया है कि मैं उस जनपद का कवि हूं जहां पर, है ना, जहां के त्रिलोचन है ना, त्रिलोचन। तो ये त्रिलोचन आपका बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों त्रिलोचन से कि त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था? त्रिलोचन का वास्तविक नाम भी आपको कमेंट में लिखना है ना, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए। और त्रिलोचन का वास्तविक नाम पूछा गया, नीचे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया गया। चलिए, क्वेश्चन ही जब आ गया है तो उत्तर तो आपको बताना ही पड़ेगा। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? वासुदेव से है, त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्ति से है, मनमोहन से है, ये आपको बताना है। और यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। त्रिलोचन का वास्तविक नाम, और उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका वासुदेव से है। वासुदेव से है, यानी कि आपका जो एक नंबर है वो बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही। निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है दोस्तों, है ना? निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता या फिर नयपत्ते, है ना? आपको ये बताना है। निराला जी तो आपको पता है, महिष मेदिनीपुर महिषादल में दोस्तों इनका जन्म हुआ था निराला जी का। ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ। निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है दोस्तों? ये प्रबंधात्मकता आपको बताना है। निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? और सभी लोगों ने बताया कि सर इनकी तुलसीदास जो रचना है ये क्या है? तुलसीदास का जो काव्य रूप है वो काव्य रूप है दोस्तों खंड काव्य। क्या है? खंड काव्य है। एक नंबर आपका बिल्कुल सही है। ए नंबर जिन्होंने बताया राइट आंसर। न जाने ढुलक ओस में कौन, खींच लेता मेरे मौन, पंत की किस कविता की पंक्ति है? न जाने ढुलक ओस में कौन, खींच लेता मेरे मौन, ये पंत की बताना किस कविता की पंक्ति है? निशा निमंत्रण की है, मौन निमंत्रण की है, नौका बिहार की है या फिर ज्योत्सना की है? किसकी है बताइए। ना जाने ढुलक ओस में कौन, खींच लेता मेरे मौन, है ना, ये पंत की बताना है, कविता की पंक्ति है, किस कविता की पंक्ति है? जल्दी से आपको चयन करना है। 764 का उत्तर बताना है। वीडियो को लाइक जरूर करना है। और आपका यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, है ना, पंत की किस से दोस्तों कविता की पंक्ति मानी जाती है? और उत्तर है मौन निमंत्रण, यानी कि आपका 2 नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हरिजन गाथा किसकी रचना है? हरिजन गाथा के रचनाकार कौन है? धूमेल, नागार्जुन, लीलाधर जगूड़ी या फिर आलोक धनबा? हरिजन गाथा किसकी रचना है? कमेंट में लिखना है। वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करते जाना है। हरिजन गाथा के रचनाकार कौन है? सभी लोगों बताएंगे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तक शेयर करते रहें। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, है ना? और जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है बाद में मत पछताना कि मैंने कोर्स में एडमिशन नहीं लिया। अभी भी आपके पास अंतिम मौका है, लास्ट के 15 दिन हैं और इन 15 दिन का
फायदा जरूर लें। एक अच्छा कोर्स बनाया है आप लोगों के लिए, हिंदी साहित्य के लिए दोस्तों, है ना, वो आप लोग पढ़ सकते हो। और यहाँ पर हरिजन गाथा आपसे पूछा गया, तब आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया है कि सर ये हरिजन गाथा जो रचना है, ये रचना नागार्जुन की है। अब एक क्वेश्चन और बनता है नागार्जुन से कि दोस्तों नागार्जुन बताना है आपको कि नागार्जुन दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था। जल्दी बताओ, नागार्जुन जी का जन्म बताना है। अपन ने पढ़ा था आओ रानी हम ढाएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की, है ना। कौन सा नाम सही है, पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक या फिर दोस्तों तीसरा तार सप्तक? बताइए, बताएं जल्दी से, इनमें से कौन सा नाम सही है? सभी लोगों को बताना है। ऐप डाउनलोड कर लें, चार्ज है दोस्तों 599, मात्र 599 है। इस 599 में आप दोस्तों अंतिम के 15 दिन बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसकी तैयारी, है ना। कौन सा नाम सही है, तो यहां पर आपको पता है दोस्तों जब तार सप्तक की बात आती है तो आपको पता है तार सप्तक ये सही है, सी नंबर सही है दोस्तों। जो पहला दूसरा तार सप्तक होता है इसे पहला सप्तक बोला जाता, मतलब यहाँ पर पहला तो नहीं, इसे दूसरा सप्तक बोला जाता है, इसे तीसरा सप्तक बोला जाता है और चौथा सप्तक, है ना। तो सप्तक सप्तक बोला जाता है और पहले को तार सप्तक बोला जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो 3 नंबर है अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, नैमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से, नैमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से। तो ये तार सप्तक के कवियों की ट्रैक है ना। दूसरे तार सप्तक दोस्तों, दूसरे सप्तक की जो है हरि भवानी शकुन करे से किया है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया है? बताइए, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, है ना। सभी जल्दी से बताएंगे, यहां पर भारतेंदु ने और दोस्तों गिरिधर दास ने। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया है? बताएं, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया है? और जो अनुवाद किया है वो किसने किया है? वो किया है दोस्तों शकुंतला नाटक का, वो किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। यानी कि आपका जो 2 नंबर है, आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका राइट आंसर, वेरी गुड आंसर। निम्न में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? किस एकांकी को संयुक्त परिवार, किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली या फिर तौलिए? बताएं, किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? ये क्वेश्चन आपको बताना है। देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बता पाता है। और यहाँ पर आपका सीधा सीधा आंसर जाएगा, क्या हो जाएगा सही आंसर? वेरी गुड आंसर लगाया आपने, सूखी डाली, है ना। यानी कि आपका जो 3 नंबर है वो आंसर बिल्कुल सही है, 3 नंबर राइट आंसर होगा। निम्न में से समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक कौन सा है? समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का कौन सा नाटक है दोस्तों? बताइए, सभी लोग बताएंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। और दोस्तों सभी साथी, जितने भी हमारे सभी साथी हैं, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को आज ही डाउनलोड कर लें। और दोस्तों आपके टीजीटी के लिए मात्र 15 दिन है ना दोस्तों, यूके एलटी के लिए भी। तो आपको याद रख लेना कि मात्र 15 दिन की जो आपकी लड़ाई है, 15 दिन की जो आपकी तैयारी है दोस्तों, ये 15 दिन की तैयारी मात्र आप 599 के कोर्स में दोस्तों बहुत अच्छी कर सकते हैं। जिनको रिवीजन करना उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनकी तैयारी नहीं हुई वो 15 दिन में भी दोस्तों परीक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर बताया, 1 और दुर्ना 4। अपन ने पढ़ा था कि 1 और दुर्ना 4 अभी शेष है, तो शंकर शेष की ये रचना है। और 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्यरासक व लास्य रूपक कहा है? भारतेंदु ने अपने किस नाटक को लास्य रूपक व दोस्त नाट्यरासक या लास्य रूपक कहा है? जल्दी से बताओ, विशस्य विस्मोचदम को, अंधे नगरी को, भारत दुर्दशा को? भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्यरासक या लास्य रूपक कहा है? ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे,
सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में स्टोर का ऑप्शन आता है दोस्तों, नीचे स्टोर का ऑप्शन आता है। स्टोर के ऑप्शन में जाकर के इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में, है ना। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाटक या दोस्तों लास्ट रूपक कहा है, तो वो नाटक कौन सा है, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नांग बोडस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है ना। ये आपको बताना है, नांग बोडस द्वारा लिखित नाटक आपको बताना है कौन सा है दोस्तों। कई बार मैंने याद करवाया है आपको, सभी लोगों को लगभग पता है। लाइक करते रहें अपने मित्रों तक, शेयर भी करते रहें दोस्तों। नांग बोडस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है, ये आपको बताना है ना। अपना नारा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो ये उद्देश्य को लेकर के अपन पढ़ रहे हैं, और नांग बोडस द्वारा लिखित नाटक आपको बताना है। तो अपन ने याद किया था, खूबसूरत बहू को नांग ने डस लिया। तो नांग बोडस खूबसूरत बहू, यानी कि आपका एक नंबर सही है। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है, हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है। कामना, रजत शिखर, आषाढ़ का एक दिन, या फिर वत्सराज। जल्दी से बताइए सभी लोग, है ना। यहां पर बताना है कि हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन सा है। सभी लोग लाइक करेंगे, वीडियो को एक बार शेयर कर दें दोस्तों अपने मित्रों तक, है ना। और आ जाए सभी लोग, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों एग्जामपुर में रात्रि 10 बजे, एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में रात्रि 10 बजे दोस्तों लाइव क्लास होती है, वो भी देखें। और दोस्तों टिपटॉप यूट्यूब चैनल के बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं, देखते रहें। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक माना जाता है दोस्तों कामना, और कामना के रचनाकार कौन है, तब आपका उत्तर होता है जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो आपका उत्तर होता है दोस्तों 1889 में। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक कौन माने जाते हैं, प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक कौन माने जाते हैं, ये 773 का आंसर बताना है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहे दोस्तों, और बने रहें इसी प्रकार से। लड़ाई अंतिम है दोस्तों, आपके मात्र 15 दिन, और 15 दिन में आप एडमिशन ले सकते। 15 दिन का क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है कि आप क्या क्या पढ़ें जल्दबाजी में। आपको समझ में नहीं आता कि लास्ट के 15 दिन हैं, हम क्या क्या पढ़ें, भाभी शिक्षक क्या क्या पढ़ें। इसके लिए आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, और आज ही दोस्तों इस 599 के कोर्स में एडमिशन ले लो। और इस 99 के कोर्स में आपको पता चलेगा कि हमें 15 दिन में क्या पढ़ना है ना। आप ऐसा तो नहीं कि सब कुछ हिंदी साहित्य का उठा लो और पढ़ लो 15 दिन में, नहीं होता। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उन चीजों को आप इस दोस्तों 15 दिन में पढ़ें। 599 के कोर्स में एडमिशन लें। और प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक कौन माने जाते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। और नंद दुलारे वाजपेयी दोस्तों स्वस्थवादी आलोचक माने जाते हैं, ये सभी लोगों को पता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयोगवाद, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तब भी आपका उत्तर चला जाता है नंद दुलारे वाजपेयी, यानी कि एक नंबर आपका बिल्कुल सही है। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं, उस संप्रदाय का दोस्तों बताना है नाम क्या है। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं दोस्तों, बताइए। उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ऐसा दोस्तों यहां पर बताना है। जल्दी से बताओ, यहां पर पूछा गया कि वल्लभाचार्य किस संप्रदाय से जुड़े थे, है ना। तो आपको पता है दोस्तों एक संप्रदाय था, कौन सा संप्रदाय था, रुद्र संप्रदाय था। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य नहीं माने जाते दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक दे दिया गया। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन, विष्णु स्वामी। कौन माने जाते हैं, विष्णु स्वामी। और आपको पता है, अगर आपको पता होगा कि वल्लभाचार्य के गुरु का नाम क्या है, तब आपका उत्तर होता है विष्णु स्वामी। और विष्णु स्वामी दोस्तों रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, उत्तर होगा विष्णु स्वामी, है ना। वल्लभाचार्य के गुरु का नाम क्या है, विष्णु स्वामी, है ना। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते दोस्तों विष्णु स्वामी। इनको अपन को पढ़ना है, बहुत बढ़िया, सभी को याद रख लेना है। अब यहां पर आते हैं दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरी की। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सभी लोगों को आंसर बताना है। वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है, इसको याद रख लेना है, सभी लोगों को बताना है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरी की? सभी लोगों को शेयर कर देना दोस्तों, सभी लोग पढ़ें, है ना। और बहुत अच्छे से दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस पर आइए। एक तो 2020 टेस्ट सीरीज आपके लिए चलती, सप्ताह में 2 दिन बिल्कुल फ्री चलती है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, तो सेल्फ स्टडी क्लासेस सबसे बेस्ट, जहां जो बन पड़ता है करने के लिए तैयार रहते हैं। और यहां पर आपको पता है कि सर यहां पर दिया है 2 वर्ष 7 माह है, 2 वर्ष 7 माह है और 26 दिन, 26 दिन, यानी कि आपका जो 2 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में दोस्तों प्रकाशित हुई? इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपको पता है कि सर भवानी प्रसाद मिश्र की अगर बात करोगे तो आपको पता है दोस्तों, है ना, अपन ने पढ़ा है तार सप्तक के, अपन पढ़ते हैं दोस्तों, प्रयाग के कुंवर केदार, है ना, विजय कीर्ति के मद में सर्वेश्वर बने, ये अपन पढ़ते हैं, है ना। हरि भवानी शकुन करे, शेर नरे रघु धर्म करे, है ना। तो हरि भवानी, तो भवानी से क्या हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। और भवानी प्रसाद मिश्र यानी कि दूसरा तार सप्तक या दूसरा सप्तक में इनकी दोस्तों कविताएं प्रकाशित हुई और आपका उत्तर चला जाता है बी नंबर। बी नंबर आपका राइट आंसर है। वेरी गुड आंसर। लास्ट के 15 दिन दोस्तों आपकी किस्मत बदल सकते हैं, आपके लिए चमत्कार ला सकते हैं, है ना। और इस 15 दिनों में आप चाहते हैं कि हम पढ़ें क्या, क्योंकि 15 दिन में जब लास्ट का समय आता है तो पता नहीं होता कि हमको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? इसका आंसर बताना है नंदुलारी वाजपेयी, विजय देवनारायण शाही, रामविलास शर्मा या फिर दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। जल्दी से बताइए, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन माने जाते हैं? जल्दी से आंसर बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 777 का आंसर बताना है और सीधा सीधा आंसर है आपका विजय देव नारायण शाही, यानी कि आपका 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड आंसर। अब एक क्वेश्चन आपके लिए दिया गया कि विजय देव नारायण शाही किस तार सप्तक से संबंधित हैं? इसका आंसर आप लोगों को ही कमेंट में लिखना है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों। और सभी लोग क्या करें कि इस कोर्स में, सेल्फ स्टडी वाले कोर्स में दोस्तों एडमिशन जरूर लें। सबसे सस्ता कोर्स है और सबसे अच्छा कोर्स है। यहां पर आपका 2 नंबर बिल्कुल सही होगा। शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? देहाती दुनिया, भिकारनी, मनोरमा या फिर दोस्तों एकाकिनी? सभी लोग बताएंगे शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? लाइक जरूर कर लेना है दोस्तों। टिप टॉप यूट्यूब चैनल और एग्जाम पर यूट्यूब चैनल में भी आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से, है ना। कवियों को आप पढ़ सकते हैं, पार्टिकुलरली कवियों के दोस्तों प्रश्नों को लेकर के आ रहे हैं हम लोग और आपके लिए बहुत सारी हेल्प और बहुत सारी मदद करने को तैयार हैं। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए आज ही और यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा देहाती दुनिया, यानी कि 1 नंबर। और आपको पता है सर देहाती दुनिया में शिव की पूजन ही सहाय होती है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिषेधिक कथा का आधार लिया गया है? तो 779 का आंसर आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास अपन पढ़ते दोस्तों, चाहे बाणभट्ट की आत्मकथा हो, चाहे पुनर्नवा हो, चारूचंद्र लेख हो या फिर अनाम दास का पोथा हो, ये सारे के सारे उपन्यास हैं किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। ठीक है, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें औपनिषेधिक कथा का आधार लिया गया है? ये क्वेश्चन आपको चयन करना है। वीडियो को लाइक अपने मित्रों तक शेयर करते रहें। ये सेशन रात्रि 9 बजे होता है दोस्तों और सेल्फ स्टडी क्लासेस में तो क्लासों की झड़ी लगी है आप लोगों के लिए। आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है और यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा ये 4 नंबर दोस्तों, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। ये दोस्तों औपनिषेधिक कथा का आधार लिया गया। 4 नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? लो नहीं है, पूछा गया कौन सा। राहुल सांकृत्यायन को आप जानते हो दोस्तों, इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना किसको? सरहपा को। सरहपा को माना, सरहपा को सभी लोग जानते हैं। अब यहां पर आपको सभी लोगों को बताना है, जल्दी से बताइए, है ना। यहां पर सह सेनापति, जय योद्धे, देवोदास या फिर व्यतीत, है ना। आपको दोस्तों यहां पर क्या मिलेंगी?
यहाँ पर आपको निचोड़ क्लासें मिलेंगी, निचोड़ क्लासें मिलेंगी काय में 599 वाले कोर्स में, है ना। यहाँ पर आपको 5000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी, इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चन की, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए व्याकरण के वीडियो भी मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए और क्या मिलने वाला है, यहाँ पर ट्रिकी वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए, और यहाँ पर आपके लिए डाउट्स वाले वीडियो भी है। इतना मटेरियल आपको 15 दिन में पढ़ना है, जो आपको दोस्तों आपके सिलेक्शन तक ले जाएगा। ऐसा जिसको भी करना है, ऐसे सभी साथी एडमिशन लेकर के अध्ययन करें, और यहाँ पर दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा व्यतीत, यानी कि 4 नंबर आपका सही है। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, इसी प्रकार से अध्ययन करना है। और दोस्तों ये अंतिम ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, अंतिम परीक्षा पर अंतिम प्रहार है। जब दोस्तों आपने 1 साल से टीजीटी पीजीटी की तैयारी की, जब आप 1 साल से इतनी तैयारी कर रहे हैं, तो इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और अंतिम ब्रह्मास्त्र कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स की फीस मात्र 599 रखी गई, वैलिडिटी 3 महीना रखी गई, यानी कि आने वाले एग्जाम के लिए भी आपके लिए हेल्प करेगा ये कोर्स। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, सभी लोग इस कोर्स से जुड़े रहें, जुड़ जाएं जिनको भी जुड़ना है, और दोस्तों अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, और अपने मित्रों तक बता दें कि ये क्लास तो आपकी कंटिन्यू 9 बजे चलती ही है, साथ ही 10 बजे एग्जाम पार में दोस्तों एक क्लास चलती है आपके लिए। तो बहुत सारी क्लासें तो आपको फ्री भी मिलती है, और दोस्तों ऐप पर एक 2020 टेस्ट सीरीज भी चलती है हिंदी साहित्य व्याकरण की, सप्ताह में 2 दिन चलती है 2020 टेस्ट सीरीज, बिल्कुल निःशुल्क होती है, बिल्कुल फ्री होती है। अब आप कहोगे सर वो कैसे मिलेगी, तो आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप वो डाउनलोड कर लेते हो दोस्तों, तो वहां पर आपको फ्री में भी बहुत सारे टेस्ट उपलब्ध हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो, बहुत सारे वीडियो बहुत सारे नोट्स उपलब्ध हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, सिर्फ जरूरत है तो आपके दोस्तों डाउनलोड करने की। आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, और दोस्तों इसी प्रकार से वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। धन्यवाद सभी साथियों को, उदय जी, दिनेश जी, बिल्कुल, संजय यादव जी, OMI अजय जी, वेरी गुड, नीरज जी, जया जी, प्रमिला, विवेक जी, धन्यवाद सभी साथी, अनूप राजपूत जी। लग जाए 15 दिन हैं आपके, और 15 दिन में दोस्तों बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। टीजीटी वाले सभी साथी, अपना नारा भी है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, ऐसे ही अध्ययन करना है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद अध्यांश यादव, कपिल जी, है ना, सोनू सिंह जी, बिल्कुल, नीरज जी, बाल मुकुंद भारती जी। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहे अपने जिन भी मित्रों को, जिन्होंने दोस्तों अभी तक अध्ययन नहीं किया है या अध्ययन कर भी लिया है। और दोस्तों क्या करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, तो आराम से इस रिवीजन वाले कोर्स में, इस दोस्तों क्रैश कोर्स में, इस अंतिम ब्रह्मास्त्र कोर्स में आप एडमिशन लें, और इस कोर्स का दोस्तों अध्ययन जो है, जो मटेरियल है, उसमें आराम से पढ़ें, ठीक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, मनीषा गिल जी, बिल्कुल, जय हिंद। और ठीक है, अखिलेश जी, अशोक जी, मोहित जी, धन्यवाद सभी साथियों को, है ना। और शेयर करते रहें दोस्तों, लेकिन वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों तक, और क्लासों से जुड़े रहें, ठीक है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, जय हिंद।